जितनी भी चीजें दिखाई दी है वे सभी गेय तो दिखाई दिए हैं। हर इनका यथार्थ परिज्ञान न होने के कारण ये जीव उनमें भ्रांति करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीव का मूल प्रयोजन एकमात्र है, उसको गेय की जानकारी चाहिए एक, और उसको दूसरी बात उसको सुख चाहिए। गेय से चाहिए, कहाँ से चाहिए वो आप सब विचार करना। ये दो ही मूल प्रयोजन को लेकर जीव आगे बढ़ रहा है। और उसकी भ्रांति ये हो रही है कि वो गेय को जानने का अधिक यत्न कर रहा है, अर्थात गेय में ही प्रवृत्ति करता है एक, और दूसरा उसको ही सर्व प्रकार से भोगने का यत्न करता है, जिसको लेकर मुझे सुख उत्पन्न होगा। ये दोनों भ्रांतियां निरंतर चलती रहती है, और आश्चर्य आज तक इसके सारे के सारे प्रयास विफल हुए हैं। एक प्रयास भी सफल हुआ नहीं है, अर्थात एक क्षण के लिए, एक समय के लिए भी ये सुखी हो नहीं पाया है, और एक समय के लिए भी उन पदार्थों से वो ज्ञान कर नहीं पाया है। ऐसा क्यों हुआ है, इसका समाधान आज की गाथा देने वाली है। हालांकि ये चर्चा 80वीं गाथा में आ गई, 87वीं गाथा में आ गई है, लेकिन आचार्य जानते हैं मेरे शिष्य वक्रजड़ है। वक्रजड़ है मतलब टेढ़ी के टेढ़े रहेंगे, मतलब कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, वैसे ही मेरे शिष्य भी कितना भी समझाओ अगले मिनट में सब व्हाइट वॉश कर देते हैं। ब्रश घुमाने की बहुत आदत है, अभी मैं बोलना बंद कर दूं और इनको अगले मिनट में पूछो तो ये क्या करते दिखाई देंगे, फिर से पर पदार्थ में प्रवृत्ति करते दिखाई देंगे। इसको एक समय के लिए भी ऐसा भान नहीं होता है कि मैं कौन हूं। इसलिए आचार्य देव कह रहे अभी रुको, 101 गाथा का नॉन स्टॉप मैं अभी हैमरिंग करता हूं, अब तो इस यत्न से इनको लाभ होगा। बहुत ही मार्मिक ये 93 नंबर की गाथा कहो, 94 नंबर की गाथा कहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनकी टीकाएं भी उतनी दमदार है। हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। देखो गाथा को एक बार पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अथो खलु दौवमो दौवाणी गुणपगाणि बणी दाणी तेहिं पुणपज्जाया पज्जय मूढ़ाहि पर समया। गुणात्मक है द्रव्य एवं अर्थ है सब द्रव्यमय। गुण द्रव्य से पर्याय पर्याय मूढ़ ही है पर समय। क्या रही बात, देखो प्रत्येक पदार्थ, अभी यहां पर भी लॉजिक लगाना, प्रत्येक पदार्थ कैसा है कि प्रत्येक पदार्थ द्रव्य है, द्रव्यमय है एक बात, और वो द्रव्य कैसा है, गुणात्मक है। और वो गुण कैसा है, कह रहे वो पर्यायात्मक है। हाँ, और जब गुण पर्यायात्मक कह रहे तो द्रव्य भी पर्यायात्मक है। अब इतना होने के बाद में क्या प्रॉब्लम है साहब, इतना होने के बाद में ये कह रहे हैं जो जीव पर्याय को द्रव्य तथा गुणात्मक नहीं मानता है, वो पर्याय को पराश्रित मानता है, वो मूढ़ है। खत्म। क्या है, इतना सरल बोल दिया। अरे भेद विज्ञान है इस गाथा में, भेद विज्ञान आप करो तो यहाँ पर ये गाथा काम कर जाएगी। जिसको जिसको सुखी होना है ना, उसको यहाँ से ढूंढना और अपनी गलती प्रामाणिक होकर ढूंढना। और प्रामाणिकता में लाभ इतना है आप पूछो मत। सारी भ्रांतियां हट जाती, सारे कर्तव्य हट जाते, सारा भ्रम दूर हो जाता है। इन शॉर्ट, मैं भूमिका सेट कर रहा हूं। इन शॉर्ट, ये जीव आज जितना भी प्रयास कर रहा है, इसलिए कर रहा है ना कि सुखी होना है, अर्थात इसको लगता है मेरे करने से काम हो रहा है,
बराबर है कि नहीं? इसको क्या हो रहा है, इसको लगता है कि मेरे करने से काम हो रहा है, मैं नहीं करूं तो काम नहीं होगा। कदाचित दो चार खोपड़ियां आजू बाजू वाली भी ऐसी समझा देती कि आप कितना अच्छे, आप रहते हैं तो हाँ ये होता है, आप है तो वो होता है, आप ऐसा करते तो अच्छा लगता है, आप वैसे करते तो अच्छा लगता है, आपके हाथ का अच्छा, आपके हाथ का ऐसा। तो ये करके क्या होता है, इसको भ्रांति होती है कि मैं ही पर का करता हूं और मेरी ही अपेक्षा से सब कार्य चल रहा है। और यहां पर कह रहे नहीं, पर्याय वो द्रव्य तथा गुणात्मक ही होती है। पर्याय अपने द्रव्य तथा गुणों के उस बाउंड्री को छोड़ती ही नहीं है। तो तूने पर पदार्थ का करने की जो कोई कल्पना की है, ये सब मिथ्या है, भ्रांति है। एक व्यक्ति था, व्यक्ति को पूछा, भाई 1 मिनट मुझे बता, तू मरने वाला ये बात नक्की है क्या? उसने कहा, अच्छा हर कोई मरता है तो मैं मरूंगा, इसमें कोई ऐसी असंभव भाषा तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैं मरने वाला हूं, बराबर है मरने वाला है। इसका मतलब तू जन्मा था, ये बात भी पक्की है क्या? हाँ बिल्कुल पक्की है। अब और एक बता, जिस समय में मरने वाला है उसी समय में मरने वाला है या आगे पीछे होने वाला है क्या? लगता तो है कि जिस समय में मरूंगा उसी समय में मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस समय में जन्मना था उसी समय में जन्मा, आगे पीछे हुआ नहीं है। भले ही कोई बच्चा 7वें महीने में जन्मता हो, कोई 9वें में जन्मता हो, आगे पीछे जन्मता हो ऐसा, लेकिन वो अपने स्व समय में ही जन्मा है, ये बात पक्की। और हालांकि वो जन्मक्षण होता ही नहीं, जब माँ के गर्भ में आता है वो जन्मक्षण होता है। फिर भी चलो अपन अपनी समझ के लिए इजी करते हैं। तो कह रहे ये जन्म से लेकर मरण तक, जन्म नक्की है, मरण नक्की है। तो तुम्हें ऐसा लगता नहीं क्या जन्म से लेकर मरण तक की सभी घटनाएं पक्की होगी? ऐसा लगता नहीं है क्या? हाँ लगता तो है। लगता तो फिर मानता क्यों नहीं? अगर लगता है तो मानता क्यों नहीं है? और मानता नहीं इसका मतलब लगता भी नहीं है। आचार्य देव कह रहे कि तेरी ये पर्याय संबंधी भ्रांति जो चल रही है ना, ये यही तो है। तू उस पर्याय को तेरी इच्छा के अनुसार परिणमित कराना चाहता है, जबकि ये पर्याय तेरी इच्छा के अनुसार परिणमित होती ही नहीं है। फिर कैसे परिणमित होती है? वही तो बता रहे हैं, द्रव्य गुणात्मक होती है पर्याय। खत्म। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी पर्याय द्रव्य गुणात्मक होती है, यही उसका पर्यायपना है। मतलब क्या? नहीं समझ में आया? अब हम टीका पढ़ेंगे तो सब समझाएंगे। फिर टीका पढ़ने के बाद बोलना नहीं साहब नहीं बहुत मुश्किल है ये बात है, ये आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो अभी टीका तो इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त, जितना उपयोग लगा सकते हो उतनी उपयोग की एकाग्रता चाहिए। उपयोग ढीला, माल नहीं मिलेगा। माल चाहिए तो एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए। मतलब आपको कंसंट्रेशन का पेमेंट करना है, तभी जाकर आपको माल व्यवस्थित मिलेगा। नहीं तो जितना कंसंट्रेशन उतना माल। समझ में आ रहा है क्या? देखो, वस्तुतः पदार्थ द्रव्यमय है और द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं। द्रव्य और गुणों से पर्याय होती है और पर्याय मूल जीव ही पर समय होता है। आचार्य देव कितना संक्षेप में लिख रहे, आप समझ रहे हैं क्या? अब देखो इसकी टीका कितनी बड़ी है, यही लगभग 4-5 पेज इसके ऊपर लिखे गए। आप विचार करो, आचार्य देव ने 2 पंक्तियों में माल समेट दिया। कितना माल होगा आप समझ रहे होगे। सतसैया के डोरे जैसे नावक के 2 तीर, देखन को छोटे लागे घाव करे गंभीर। ये इतने घाव, मतलब इतना भाव भरा हुआ है इसमें कि आप जितना निकालो उतना कम है। देखो इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते। आप यदि यथा प्रॉपर ग्रंथ में पढ़ेंगे तो ग्रंथ की भाषा तो इतनी तकलीफदायक है कि तकलीफदायक इन द सेंस थोड़ी सी क्लिष्टता है, यहां थोड़ी सरल है। देखो पढ़ते हैं। इस लोक में जो भी गेय पदार्थ है वे सभी विस्तार सामान्य समुदायात्मक
और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय है, द्रव्य रूप है। खत्म। अब ये क्या समझ में आया? व्हाट इज विस्तार सामान्य, व्हाट इज आयात सामान्य, अपन करेंगे चर्चा। ठीक है। हाँ, पूरा पढ़ना है कि एक बार पढ़ते हैं अपन? हाँ, पूरा अगले पेज के पहले पैराग्राफ तक पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा रैपिडली, और फिर से मैं पीछे आकर पढ़ूंगा। ओके। एकमात्र द्रव्य जिसका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से द्रव्य गुणात्मक है, और आयत विशेष स्वरूप पर्याय उपर्युक्त द्रव्य और गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी है और गुणात्मक भी है। अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति ही कारणभूत द्रव्य पर्याय है अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय है। वे द्रव्य पर्याय दो प्रकार की है, समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय। अनेक पुद्गलात्मक द्विअणुक त्रिअणुक आदि स्कंद समान जातीय द्रव्य पर्याय, और जीव पुद्गलात्मक देव मनुष्य आदि पर्याय असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। गुणों द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय है। वे भी दो प्रकार की, स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। सभी द्रव्यों के अपने अपने अगुर लघु गुण द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षटस्थान पतित हानि वृद्धि अनेकत्व की अनुभूति स्वभाव पर्याय है, और रूपादि आदि ज्ञानादि के स्व पर अर्थात उपादान निमित्त के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विश्लेषण अनेकत्व की आपत्ति विभाव पर्याय है। सब हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। अभी समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इस लोक में फिर से आ जाए पीछे, इस लोक में जो भी गेय पदार्थ है वे सभी विस्तार सामान्य समुदायात्मक। मैं आपको एक बताऊं, आप इसी चीज को कम से कम 15 बार पढ़ लेना, मेरा दावा है कि आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और एक बात, मुझे समझना है, इस बुद्धि से समझने की कोशिश करना। नहीं बहुत क्लिष्ट है, मैं 15 बार पढ़ गया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब तुमने एक बार भी पढ़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने समझने की बुद्धि से पढ़ा नहीं है। भोजन कैसे करते हो? भोजन करने की बुद्धि से करते हो या मरे मन से करते हो? तो उससे वो भोजन तुम्हें लागू होगा कि नहीं होगा ये नक्की होता है। अगर मरे मन से करते हो तो तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा, और थोड़ा भी करो अच्छे मन से करो, वो एकदम तुम्हारे लिए कारगर होगा। जरूर नहीं तुम मोटे ही दिखाई देने चाहिए, तुम स्वस्थ होंगे, ये तुम्हारे भोजन अच्छे करने का परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? तुम कितना गरिष्ठ खाते हो ये तुम्हारे भोजन का परिचायक या मापक नहीं है तुम्हारे स्वास्थ्य का। तुम स्वस्थ होंगे ये तुम्हारे भोजन करने का परिचायक है। ठीक है। देखो, इस लोक में जो भी गेय पदार्थ है, मतलब क्या? गेय पदार्थ क्या है? अरे जो दिखाई दे रहा है सब गेय ही है, और क्या है? तो जितने मतलब समस्त विश्व ही गेय है। ओके। इस लोक में जो भी गेय पदार्थ है वे सभी विस्तार सामान्य समुदायात्मक एक और आयत सामान्य समुदायात्मक दो द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय है, द्रव्य रूप है। क्या समझ में आ रहा है? बताओ क्या आपको? व्हाट इज विस्तार? देखो, और एक शब्द आपके थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करो। यहां पर एक विस्तार सामान्य लिखा है, एक विस्तार विशेष भी होता है एक। ओके, मैं अभी दो टर्म्स लगा रहा हूं, एक है विस्तार सामान्य और एक है विस्तार विशेष। दूसरा अभी आयत सामान्य, आयत विशेष।
ऐसे दो, ठीक है। और एक बात, विस्तार सामान्य को ही तिर्यक सामान्य कहते हैं और विस्तार विशेष को ही तिर्यक विशेष कहेंगे। तिर्यक मतलब हाँ फ्लैट, समझ में आ रहा है क्या? फ्लैट। हाँ, अब फिर से आ जाइए। इस लोक में जो भी ज्ञेय पदार्थ है वे सभी विस्तार सामान्य समुदायात्मक है। विस्तार सामान्य मतलब क्या? विस्तार मतलब अनंत गुण, समझ में आ रहा है क्या? अनंत गुण कैसे होते हैं? वे फैले हुए हैं, क्षेत्रात्मक। क्षेत्र कैसा होता है? फैला हुआ होता है, समझ में आ रहा है क्या? क्षेत्र होता है फैला हुआ और गुण भी होते हैं उस पूर्ण क्षेत्र में फैले हुए। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? ये सभी द्रव्य क्या है? विस्तार सामान्य समुदायात्मक है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुण संपदा को धारण किए हुए है। क्या कह रहे हैं? अनंत गुण रूपी लक्ष्मी को प्रत्येक द्रव्य धारण किए हुए है। ये द्रव्य का वैभव है, वैभव, समझ में आ रहा है क्या? इसको क्या कह रहे हैं? विस्तार सामान्य। विस्तार सामान्य कहकर और एक बात समझाना चाह रहे हैं, आप जब भी देखोगे आपको ये द्रव्य ऐसे अनंत गुणों के समुदाय को ग्रहण करते हुए ही पाया जाएगा, इसलिए विस्तार सामान्य कह रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक गुण कम है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। विस्तार सामान्य के माध्यम से यही समझाया जा रहा है, ये सभी गुण द्रव्यात्मक ही रहते हैं, गुण कभी भी अपने द्रव्य के बाहर निकलता ही नहीं है। ओके। और दूसरी एंगल, द्रव्य एक भी गुण को बाहर निकलने देता नहीं है, अर्थात द्रव्य सभी गुणों को आश्रय देता है। आप सबको याद है ना कि जो द्रव्य द्वारा आश्रय को प्राप्त होते हैं उनको गुण कहते हैं, और द्रव्य जिन्हें आश्रय देता है उनको गुण कहते हैं। आप सबको याद है? यह हमने परिभाषा कहीं पढ़ी थी, कितने जनों को याद है? कितने जनों को याद है? चलो आपको हाँ, कौन सी गाथा में होगी? कौन सी गाथा में होगी? किसी को और थोड़ा सा स्पष्टीकरण? उतना देखना पड़ेगा, ठीक है। होमवर्क देखना और ग्रुप पर मैसेज डाल देना। कौन सी गाथा में ये द्रव्य गुण को आश्रय देता है और फिर गुणों के आश्रित पर्याय होती है? ये जो चर्चा आई थी, कहाँ आई थी? आपको उसको ग्रुप पर डालना है। बस गाथा नंबर की या टीका, कौन सी गाथा की टीका में वो है, या आपको देखो, इस माध्यम से हम फिर से पीछे मुड़ेंगे, फिर से देखेंगे, अरे ये कोई नवीन बात नहीं कह रहे, ये वही बात कह रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, हमको ठगा रहे मतलब क्या? हमको प्रेरणा दे रहे हैं, वही बात है। देखो जिस प्रकार नेता क्या करता है, एक ही बात तो आश्वासन ही तो देता है, और कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। वैसे ही आचार्य देव क्या कर रहे हैं? वस्तु स्वरूप ही दिखा रहे हैं, और कुछ नहीं दिखा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं? विस्तार सामान्य समुदायात्मक। विस्तार सामान्य समुदायात्मक मतलब द्रव्य अपने अनंत गुणों को धारण करते हुए ही पाया जाएगा, और ये अनंत गुण फैले हुए हैं। अभी थोड़ा सा द्रव्य का इमेजिनेशन करना है क्या? थोड़ा द्रव्य का इमेजिनेशन भी करते हैं अपन। मान लो द्रव्य अपना असंख्यात प्रदेशी, आप सबको ज्ञात है, अपना आत्मा असंख्यात प्रदेशी, और असंख्यात कौन सा? लोकाकाश प्रमाण। अभी लोकाकाश कौन देखने के लिए गया है, लेकिन कल्पना में लोकाकाश प्रमाण इमेजिन कीजिए। अब ये लोकाकाश प्रमाण जो असंख्यात प्रदेशी अपना आत्मा है, उसमें गुण कितने हैं? गुण अनंत है, गुण अनंत है। मेरा एक प्रश्न है, प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश। एक प्रदेश पर गुण कितने होंगे और असंख्यात प्रदेशों पर गुण कितने हैं?
मुझे ये पूछना है कि हाँ, मुझे एक प्रश्न, अभी मेरा प्रश्न थोड़ा सा मैं आपको द्रव्य का इमेजिनेशन करने लगा रहा हूं। जैसे देखिए, एक प्रदेश पर ज्ञान गुण है, उसी प्रदेश पर दर्शन गुण है, उसी प्रदेश पर चारित्र, उसी प्रदेश पर अनंत गुण पाए जाएंगे। दूसरा प्रदेश लीजिए, प्रदेश नंबर 2। प्रदेश नंबर 2 पर भी ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, ऐसे अनंत गुण है। मेरा प्रश्न इतना ही है कि वो अखंड द्रव्य पर एक ज्ञान गुण है, ऐसे अनंत गुण असंख्यात प्रदेशों पर है, या प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान गुण, दूसरे प्रदेश पर दूसरा ज्ञान गुण, तीसरे प्रदेश पर तीसरा ज्ञान गुण, ऐसा है? ज्ञान गुण तो एक ही है ना? हाँ, एक बात पक्की करना, असंख्यात प्रदेशों में एक ही ज्ञान गुण होगा। ओके, हाँ, देखो ना आश्चर्य, असंख्यात प्रदेशों में एक ही ज्ञान गुण है, अर्थात ज्ञान गुण में जितनी ताकत है असंख्यात प्रदेशों में उतनी ही ताकत होनी चाहिए कि नहीं? मतलब किसी एक क्षेत्र का ही ज्ञान गुण का से के माध्यम से काम हो रहा है, ताकत सामर्थ्य तो पूरे ज्ञान में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इस एक क्षेत्र के माध्यम से काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। फिर भी ज्ञान गुण एक, असंख्यात प्रदेशी। ओके, ये तो ऐसे अनंत गुण है, अनंत गुण है असंख्यात प्रदेशों में, राइट? जिस क्षेत्र पर ज्ञान है उसी क्षेत्र पर दर्शन, उसी क्षेत्र पर ये, ऐसा आप लगाओ असंख्यात प्रदेशों में। अब ऐसा विस्तार सामान्य जो है वो मेरा गुण समुदाय द्रव्यम, सूत्र ही है, तत्व सूत्र, गुण समुदाय द्रव्यम, और कुछ नहीं, ये विस्तार सामान्य समुदायात्मक द्रव्य होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये सूत्र की ये इतनी शॉर्ट में यहाँ पर विस्तार सामान्य जिसको यहाँ पर कह रहे हैं उसी को गुण समुदाय द्रव्यम, इतना ही समझना है। ओके, विस्तार सामान्य। अब दूसरी बात कह रहे हैं, ये गुण क्या है? इन शॉर्ट ये कहना है कि ये गुण इस द्रव्य के आश्रित ही रहते हैं। इसका मतलब ये गुण कभी भी द्रव्य के बाहर नहीं पाए जाते हैं। हम क्या करना चाहते हैं अपन बाद में चर्चा करेंगे, अपन पहले लॉजिक तो समझ ले क्या है, आचार्य देव क्या समझाना चाह रहे, इसमें से कितना बड़ा रहस्य निकलने वाला है ये आप समझ पाएंगे। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? आयत सामान्य। कोई बताएगा मुझे आयत सामान्य का अर्थ आपको क्या? आयत सामान्य मतलब पर्याय। ओके, काल अपेक्षा जो कोई वर्णन होता है द्रव्य का उसको कह रहे आयत। आयत मतलब होता है लंबाई, और वर्टिकली जो कुछ नापा जाएगा उसको आयत कहा जाएगा। अपन कहते हैं ना आयत आकार, आयत आकार कहते हैं ना, आयत मतलब लंबा, ठीक है? हाँ, तो आयत सामान्य क्या होता है? आपको क्या लगता है? कोई बता सकता है आयत सामान्य? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये आपको ज्ञात है, अन्य प्रकार से चर्चा आई है। कौन सी गाथा में, ये भी बता दूं, 80वीं गाथा में आई है। अब बताओ आयत सामान्य मतलब क्या? आप वहां पढ़कर भी आपको नहीं मिलेगा, लॉजिकली आपको यहां से निकालना पड़ेगा तो ही आप पकड़ पाओगे। आयत सामान्य मतलब समवर्ती और नहीं, सहभावी ये तो आ गया, सहभावी मतलब हो गया गुणों की अपेक्षा, बराबर, विस्तार सामान्य। और क्रमवर्ती ये आ गया आयत, मात्र आयत इतना ही आया, लेकिन मैं चाहता हूं आयत सामान्य। अब आयत सामान्य का अर्थ क्या निकालना है? नहीं, आयत मतलब लंबाई, बस खत्म।
देखो, आयत सामान्य मतलब और कुछ नहीं, पर्यायों की निरंतरता को द्रव्य कहा जा रहा है। पर्यायों की निरंतरता ये द्रव्यात्मक है, इतना ही। गुणात्मक तथा द्रव्यात्मक, इन शॉर्ट ऐसे ही लगाएंगे। देखो कहां से लाया मैंने, द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय है, अर्थात आयत सामान्य समुदायात्मक ये द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय है, अर्थात ये पर्याय भी जो है ये द्रव्यमय ही है। हाँ, आपको सिद्धांत प्रवेशिका की परिभाषा याद आ रही होगी। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं एक, पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, गुणों तथा पर्याय के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। यही तो यहाँ पर चर्चा है। ओ, समझ में आया। अब महत्वपूर्ण शब्द क्या बात आ गई, आयत सामान्य समुदायात्मक। आयत सामान्य समुदाय कहकर उन पर्याय की निरंतरता, कंटिन्यूटी, पर्याय होती है मतलब वो चेंज की निरंतरता को हम आयत सामान्य कह रहे हैं। कौन सी पर्याय इसकी बात नहीं चल रही है, लेकिन पर्याय होती है इसकी बात चल रही है। और अंडरस्टैंड दिस, पर्याय हमेशा अपने द्रव्य के आश्रित ही होती है। कोई भी द्रव्य की पर्याय अपने द्रव्य के आश्रित ही होती है। क्या है, सब द्रव्यों की परिणति प्रभु अपने अपने आश्रित होती है। यही है ना, अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो यह झूठी मन की वृत्ति है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पर्याय अपने द्रव्य के आश्रित ही होती है, द्रव्य से बाहर पाई नहीं जाती। और हम क्या करते हैं वो अलग बात, लेकिन ये इतना समझा कर क्या किया आचार्य देव ने, मतलब क्या साधा क्या है ये इतना समझाकर? इतना समझाकर हमारा मोह का नाश करने का उपाय बता दिया। क्या दिखाई दिया? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही तो हम कह रहे, तुमने 80वीं गाथा ठीक से नहीं पढ़ी। जो अनंत भगवान को द्रव्यमय, गुणमय तथा पर्याय से व्यवस्थित जानता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त हो गया। यही तो बात समझा रहे हैं ना। प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों को तथा पर्यायों को प्राप्त होता है, अर्थात द्रव्य गुणों को तथा पर्याय को प्राप्त होता है ये कहो, या सर्व गुण द्रव्य को प्राप्त होते, सर्व पर्याय अपने द्रव्य को ही प्राप्त होते, ऐसा कहो। दोनों एक अर्थवाची है। हाँ, अनन्य, मैंने नियम सार की पंचास्तिकाय की गाथ, पंचास्तिकाय संग्रह की गाथ है, दोनों अव्यतिरिक्त है, दोनों एक साथ ही रहते हैं, ऐसा मैंने कहा था। ठीक है। हाँ, तो अब विस्तार सामान्य मतलब क्या? पट की भांति। यहाँ पर उदाहरण देने वाले, मैं उसी उदाहरण को लेता हूं। पट की भांति, पट मतलब ताना बाना जिसको होता है उसको पट कहते हैं, राइट। और आयत सामान्य मतलब क्या? आयत सामान्य मतलब क्या? प्रत्येक समय में नवीन अवस्था, नवीन अवस्था, लेकिन वो अवस्था की निरंतरता को हम आयत सामान्य कह रहे हैं। अवस्था होगी, वो अवस्था की निरंतरता, इसको आयत सामान्य कह रहे हैं। और ये आयत सामान्य ये द्रव्य के आश्रित ही होती है। ओके, यहां तक सब मेरे साथ में है। तो कंक्लूजन क्या आ रहा है? द्रव्य के आश्रित ही सभी गुण होते हैं, एक गुण भी द्रव्य के बाहर निकलता नहीं है, और उन्हीं गुणों की पर्याय होती है, वे पर्याय भी सभी गुणात्मक होती है, या फिर अपने द्रव्य का ही आश्रय लेती है, द्रव्य के बाहर नहीं निकलती है। हाँ, एक उदाहरण देकर अपन चलते हैं आगे। जैसे आज कोई कहे आज बहुत गर्मी हो रही है, ओके, इस बिंदु का एनालिसिस करना है, आज बहुत गर्मी हो रही है। हाँ,
प्रश्न, पहला प्रश्न, ये गर्मी ये कौन से द्रव्य की पर्याय है? इसमें क्या पूछना साहब? पुद्गल, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में होता है। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। हाँ, तो कह रहे सब द्रव्य की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अर्थात ये पुद्गल द्रव्य की उष्णता की पर्याय उस पुद्गल द्रव्य में हुई है। तो तकलीफ क्या हुई है? तकलीफ कुछ भी नहीं हुई है। और फिर मैं कहता हूं आज बहुत गर्म है, आज बहुत गर्म है, आज बहुत गर्म है, आज बहुत गर्म है, आज बहुत गर्म। ये मैं ज्ञान करके मुझे क्या मिल रहा है? अरे पुद्गल की पर्याय का काम पुद्गल में हो रहा है, उसकी गर्मपना को लेकर पुद्गल को कोई तकलीफ नहीं है, और तुम्हें क्यों गर्मी को लेकर तुम्हें तकलीफ हो रही है? समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे तुमने स्वयं को पर्याय वाला नहीं माना, मतलब तुम्हारी पर्याय मूर्ता का परिचायक है। समझ में आया क्या? तुमने पर्याय में मूड हो गया, और पर्याय में मूड हो गया मतलब क्या किया? तुमने दूसरे की पर्याय में ताक झांक की और उसी से ही अपने सुख दुख की कल्पना की। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक तो पर की जानकारी लेना और पर से सुखी होने की कल्पना करना, ऐसे दो बातों में ये एकदम प्रवीण है, और उसको वही से ज्ञान और सुख होने की कल्पना अनादि से पड़ी है, और इसी को लेकर इसकी भ्रांति पड़ी है, और इस भ्रांति को लेकर ये दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? एक अभी अपन ने क्या किया? गर्मी। अभी दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो मुझे भूख लगी है, तो मुझे क्या याद आता है? प्रश्न है आप सबसे। हाँ, थोड़ा सा देखो, अभ्यास जरूरी है, या अभ्यास नहीं करेंगे तो विस्तार सामान्य और आयत सामान्य हम नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, मेरा प्रश्न है। हाँ, विस्तार सामान्य गुणों की अपेक्षा लेंगे और पर्याय सामान्य आयत सामान्य पर्याय की अपेक्षा, ऐसे पूछे। बराबर, बिल्कुल सही। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहे हुए, सभी गुण द्रव्यमय ही है। एक ये हो गया विस्तार सामान्य। विस्तार सामान्य मतलब क्या? सहभावी पर्याय, अर्थात वे गुण कैसे पाए जाएंगे। इसलिए मैंने उदाहरण स्टार्टिंग में दिया कि वे गुण कैसे पाए जाते हैं? क्षेत्रात्मक, फैले हुए हैं। जितना आत्मा है, ये इतना आत्मा है, तो इतने आत्मा में, सभी आत्मा में ये गुण फैले हुए हैं। ऐसा एक भी प्रदेश आपको मिलेगा नहीं जहां पर ये गुण पाया नहीं जा रहा है। उदाहरण, शक्कर है, शक्कर मीठी कहाँ कम है कहा जाता है? ये प्रश्न है क्या साहब? जितना प्रदेश है उतने प्रदेशों में उसकी मिठास है। अच्छा, सफेदी कहाँ है? जितने प्रदेश है वहां पर उसकी सफेदी है। समझ में आया? वजन कहाँ है? जितने प्रदेश है वहां पर उसका वजन पाया जाएगा, और उसका आकार, जितने प्रदेश है वो आकार उसका वैसे वहां व्याप्त है। अच्छा,